तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आर के निषाद, स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण के मतदान सकुशल संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अभी 7वां चरण बाकी है। 7वें चरण में वाराणसी से लेकर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, गोरखपुर सहित तमाम जिले शामिल हैं। तो आज हम मिर्ज़ापुर का रुझान जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल मिर्ज़ापुर लोकसभा का माहौल क्या है। तो हमारे साथ मिर्ज़ापुर से जुड़ चुके हैं पीके न्यूज ऑफिशियल के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण सिंह पटेल जी, जो कि निरंतर मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में ग्राउंड जीरो करते रहे और लोगों को तमाम ओपिनियन पोल दिखाते रहे। तो वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल मिर्जापुर लोकसभा का माहौल क्या है। प्रवीण जी, बहुत बहुत नमस्कार। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मौका दिया आपको चैनल पर बोलने के लिए। जी। और अगर हम लोग मिर्ज़ापुर लोकसभा की बात करें तो आज मोदी जी की रैली थी और बरकछा हम्म। में, जहाँ पर कि हाँ हाँ। हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ सीटें तो खाली भी रह गई थी। ये 2 जिलों का इनका रैली था, एक तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सोनभद्र में अपना दल यश की उम्मीदवार रिंकी कोल वो भी चुनाव मैदान में है, जो कि पूर्व के पकौड़ी लाल कोल की बहू हैं, जो कि अभी विधायक थी यहाँ से 96 से, जब उनके पति का देहांत हो जाता है राहुल कोल का, तो वो तब हम्म। दोबारा उपचुनाव में विधायक चुनी जाती है। उसके बाद फिर इस बार उम्मीदवारी के तौर पर इनको सोनभद्र दिया गया है कि सांसद बनकर के संसद भवन जाएँगी, अपना दल एस के टिकट पे। और इन्हीं दोनों लोग का बाकी अनुप्रिया पटेल यहाँ चुनाव मैदान में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही और 2 बार से लगातार सांसद होती आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। इस बार तीसरी बार फिर से चुनाव मैदान में है और कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मिर्ज़ापुर लोकसभा में 3 बार कोई यहाँ से सांसद बन के संसद भवन गया हो। अगर ये जी। तीसरी बार जीतती हैं तो ये रिकॉर्ड होगा और हैट्रिक तो लगेगा ही, साथ ही साथ ये मिर्ज़ापुर के लिए भी रिकॉर्ड रहने वाला है। जी। तो प्रवीण जी, आप ग्राउंड पे निरंतर निकल पा रहे हैं और निकल रहे हैं ग्राउंड में। मैं देख रहा हूँ कि आप बराबर कवरेज करते चले आए हैं। तो अभी तक के रुझान के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरह जन समर्थन मिला है और किस प्रत्याशी को और किस पार्टी के कैंडिडेट को जो है भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है? जैसा कि भाई साहब बात करें आपने देखा ही होगा कि राजनीति बड़ा एक खेल हो जाता है जातिगत समीकरण को लेकर के। जी। और जैसा कि मिर्ज़ापुर जो जिला है वो खास करके जो सबसे ज़्यादा मतदाताओं की बात करें तो कुर्मी मतदाता हैं। हुँ। इसीलिए लगातार वो अनुप्रिया पटेल 2 बार से जीतती आ रही हैं, फिर से तीसरी बार भी मैदान में हैं। और साथ हाँ, में हाँ। भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट है, तो जो उनके उनके जो कोर वोटर हैं वो भी उनको वोट देते हैं। तो इस बार भी फिर से चुनाव मैदान में, लेकिन कहीं न कहीं इस बार समाजवादी पार्टी के जो रमेश बिंद हैं, तो बिंद बिरादरी भी काफ़ी है। मतलब तीसरे नंबर पे कहा जाता है कि बिंद बिरादरी के लोग भी हैं, फिर उनके साथ यादव भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, तो ये तीनों लोग उनको वोट भी करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं लड़ाई तो इस बार जो है टक्कर की रहने वाली है। और अगर हम लोग वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की, तो इस बार उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। मनीष त्रिपाठी चुनाव मैदान में अभी 2 दिन पूर्व ही मायावती का यहाँ पर एक रैली हुआ था मिर्ज़ापुर में। तो वहाँ पर बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो उनके कोर वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो तो पहुँचे ही थे, लेकिन साथ ही साथ हुँ। ब्राह्मण मतदाता भी काफ़ी मात्रा में और पहुँचे हुए थे। जहाँ से कि हम लोगों ने जिनसे बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि इस बार हम लोग मतलब हाथी पर ही वोट करने वाले हैं। तो हाँ, जो हाँ। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण वोटर थे, वो थोड़ा-सा खिसकते नज़र आ रहे हैं। वो आपके हाथी पर इस बार जाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिक्कत तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल को इस बार होने ही वाला है। प्रवीण जी, अगर देखा जाए तो उसे मिर्ज़ापुर की धरती से जो वर्तमान प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, यानी कि रमेश बिंद जी, 3 हुँ, पंचवर्षीय लगातार विधायक रहे और उसके हुँ, बाद उन्होंने पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सन हुँ, 2019 में वो भदोही से सांसद हुए, भदोही लोकसभा से, और इस बार फिर से वो पाला बदलते हुए इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और वहां से प्रत्याशी चुने गए। तो क्या जी। लगता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र वाला माहौल, जैसे वो 3 बार निरंतर जीतते चले आए हैं, तो उसका जी। कुछ रुझान या असर उनकी तरफ होता दिखाई दे रहा है या फिर जी, क्या है पूरे? जो उनका विधानसभा है, मझवा विधानसभा से वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। हम्म। तो जैसे कि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो उनका बिरादरी भी काफ़ी है, प्लस साथ ही साथ वो मझवा के भी जो उनका वोटर है, जो पहले से वोट देते आ रहे हैं, वो उन्हीं उनकी तरफ ही उनका रुझान है। लेकिन कहीं न कहीं अब दोबारा इसके पहले आपको बता दें कि थोड़ा-सा राजेंद्र एस बिंद, जो कि पहले उनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, वो चुनाव प्रचार कर भी रहे थे लगभग महीनों से। लेकिन हाँ, हाँ। एकाएक जब भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल के रमेश बिंद इधर आते हैं समाजवादी पार्टी में, उसके 1-2 दिन बाद ही इनको टिकट दे दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जाइए आप मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़िए।
उसके बाद आते हैं, सीधे नामांकन करते हैं, उसके बाद फिर वो भी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। जगह-जगह जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनसे खासे नाराज़ बताए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा ब्राह्मण। क्योंकि उनके तमाम वीडियो वायरल भी होते आ रहे हैं समय-समय पे कि अ, जनेऊ देख कर के हम पिटाई करते हैं, कुछ ऐसी तरह की उनकी जो वीडियो आपने देखा भी होगा, लेकिन जगह-जगह वायरल भी होते हैं ऐसे वीडियो। तो कहीं न जी। कहीं जो ब्राह्मण मतदाता है, वो तो उनकी तरफ कभी नहीं जाने वाले हैं, उनको वोट भी नहीं करने वाले हैं। ऐसा ही लेकिन ग्राउंड पे प्रवीण हम जी देख रहे हैं। मैं रोकना चाहूँगा जी। हमेशा से जो ब्राह्मण वर्ग के जो वोटर्स हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना गया है। जी, जी। लेकिन कारण क्या हुआ कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर यानी कि जो उनका एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है अनुप्रिया पटेल जी। तो कारण क्या है कि उनका दामन छोड़कर ब्राह्मण वर्ग जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ भग रहा है? पहला तो आप जान ही रहे हैं कि बिरादरी सब बिरादरी देख कर के वोट देते हैं। तो मनीष त्रिपाठी तो ब्राह्मण है, तो उनको तो वैसे ही जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्राह्मण वोट करेगा ही। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वो हमारे यहाँ का स्थानीय निवासी हैं। यानी कि जब हम मतलब हमको कोई समस्या होगा तो हम उन्हीं से कहने जाएँगे, हम दिल्ली या लखनऊ नहीं जाएँगे किसी से कहने के लिए। इसलिए उससे भी थोड़ा-सा इनका अटैचमेंट है कि ब्राह्मण मतदाता तो हैं ही, ब्राह्मण उनके कैंडिडेट और साथ ही साथ हुँ, उनका कहना है कि हम लोग इस बार अपने स्थानीय मतदाता को जो उम्मीदवार हैं चुनेंगे। क्योंकि अनुप्रिया पटेल फतेहपुर की रहने वाली हैं, भले जब से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हुई हैं, यहाँ पर रहना हुआ, दिल्ली में रहना हुआ, आना-जाना तो उनका लगा रहता है और लोगों के घर बिल्कुल। पर आना-जाना, जब कोई जी। बुलाता भी है तो वहाँ पर जाती भी हैं, लोकप्रिय भी मानी जाती हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप जान ही रहे हैं कि जातिगत समीकरण है तो वो तो हावी होना ही होना है। तो ये मान लिया जाए प्रवीण जी कि इस बार मिर्ज़ापुर का जो चुनावी माहौल है, वो जी, त्रिकोणीय हो चुका है, कहीं न कहीं जातीय समीकरण को देखकर जनता इस बार जी। वोट करने और वाली है। जी, आपको थोड़ा-सा हम यह भी बता दें कि अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल उनके भी एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उनका नाम दौलत सिंह पटेल हुआ, तो वो भी कहीं न कहीं जो पटेल बिरादरी का जो वोट है, वो भी कुछ न कुछ तो अपनी तरफ तो खींचेंगे ही। साथ ही साथ उनका ओवैसी से गठबंधन भी है, तो हो सकता हुँ, है कुछ हुँ। मुसलमान भी वोट उनको दे दें। जी, जी। हुँ। तो क्या लगता है प्रवीण जी जब आप ग्राउंड में निकलते हैं जैसा कि ग्राउंड में निकलने के बाद ज़ाहिर-सी बात है आप बातचीत करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनसे रुझान स जानने और समझने का प्रयास करते हैं और जब आप सवाल करते हैं कि इस बार मतदाता वोट किस पर करेंगे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोज़गार पर, हाँ? या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो तो इसमें 2 उधर बातें से निकल जनता के की आती क्या हैं। प्रतिक्रिया वापस आती है सामने? जी, 2 बातें तो निकल के आती हैं कि पहला तो बेरोज़गारी कि हमारे बच्चे बैठे हैं घर पे, काम नहीं मिल रहा है, मतलब नौकरी नहीं मिल रही है प्लस काम नहीं मिल रहा है, दोनों बातें निकल के आती हैं। जो हुँ, पढ़ा-लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है और जो काम करने वाले हैं, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उनको काम नहीं मिल रहा है। ये 2 बातें निकल के आ रही हैं। और तीसरी बात कि जो महँगाई अपरंपार है कि उस जितनी कमाई हम लोग कर रहे हैं, उतने में उसका खर्च वहन नहीं हो पा रहा है। कमाते हैं हुँ, मान लीजिए ₹400 उनका कहना है कि हम लोग ₹600-700 पर डे का खर्च हो जाता है। अगर कहीं आप मार्केट में जाएँगे कोई भी सामान लेने, तो मतलब उतने में नहीं हो पा रहा है। जो भी लेबर वर्ग है, मज़दूर वर्ग है, कहते हैं कि ₹400 कमाते हैं प्रतिदिन, वो भी पर डे काम नहीं मिलता है। तो जिस दिन मिलता है, तो उस दिन तो हम लोग खर्च वहन कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा काम हमको नहीं मिलता है, तो उस दिन हम लोग हुँ। कैसे भरण-पोषण करेंगे? प्रवीण जी कभी ऐसा मौका आया कि जब आप ग्राउंड पे निकले हों और जहाँ पर जी, एनडीए प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल जी के कोर वोटर रहे हों या हों, जी। वहाँ पर आप कवरेज करने गए हों और आपने ये सवाल पूछा हो महँगाई महँगाई और बेरोज़गारी पर, तो क्या कुछ उधर से जनता के द्वारा बयान मिला आपको वापस? तो वहाँ से तो यही कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, मोदी जी हैं तो ये महँगाई रुकी हुई है। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो ये महँगाई और अपरंपार बढ़ती। और हाँ, जहाँ और बात ज़्यादा पूछेंगे 1-2 बार तो उसी पर जय श्री राम के नारे लगते हैं और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। यही मतलब आप सवाल पूछेंगे तो उसके बाद का यही रिएक्शन होता है कि भारत माता की जय, जय श्री राम और 400 पार का नारा ज़रूर लगाते हैं। भले हुँ। उनको पता ना हो कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। अब प्रवीण जी बातचीत करेंगे थोड़ा जो 400 पार की आपने बात कही, कहीं न कहीं जी, पूरे देश में ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि इस बार 400 पार। आपको जी। क्या लगता है जब आप ग्राउंड में निकलते हैं कभी न कभी आपने सवाल तो दागा होगा किसी से कि इस बार 400 पार का जी। जो नारा है, तो किस हुँ। हद तक साकार होने वाला है? तो क्या जवाब उधर से मिलता है आपको? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इनके 2014-2019 जो 2 बार का पॉपुलैरिटी मोदी जी की थी, वो कहीं न कहीं इस बार थोड़ी डाउन नज़र आती है। जैसा भी हम लोग हुँ। ग्राउंड में जाते हैं, तो वो पहले जो पॉपुलैरिटी थी, बच्चा-बच्चा जानता था कि हाँ, मोदी जी। जी कौन है। लेकिन इस समय अगर हम लोग बात करें, तो थोड़ा-सा पॉपुलैरिटी में उनके गिरावट ज़रूर आया है और इनके भी भाषण में वही चीज़ें आती हैं कि ये दूसरे अपनी बात नहीं करते कि हमने 10 साल में क्या किया, ये दूसरे की बात करते हैं कि
आपका मंगलसूत्र ले लेंगे या फिर ये ले लेंगे, वही बातें ग्राउंड पे भी वो लोग हम लोग को बताते हैं कि मोदी जी ने यही कहा था कि यहाँ पर जैसे अभी हम लोग भदोही गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इसके पहले मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे तो कहा था कि इंदिरा मिल चालू करा देंगे। और जी। मतलब जो भी जो इनका कालीन के लिए जो जाना जाता है भदोही, इसको हम लोग सहूलियत देंगे, लेकिन उनका कहना है कि कालीन का जो व्यापार है वो धीरे-धीरे अब खत्म होता चला जा रहा है। जो जीएसटी वगैरह इतना उस पर लग चुका है कि अब जो रियायतें मिलती थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो जो व्यापारी इसके थे वो धीरे-धीरे कम होते चले जा रहे हैं। प्रवीण जी, 14 आपने देखा होगा और 19 जी। भी आपने देखा होगा। जी, जी। तो 14 के रुझान में क्या फ़र्क था? फिर 14 के बाद 19 में चुनाव हुआ, 19 के रुझान में क्या फ़र्क था? अगर इन दोनों को जो है संकलित किया जाए, तो उसके बाद 2024 के चुनाव में, इन तीनों चुनावों में कितना ज़्यादा फासला दिखाई दे रहा है या क्या कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? तो फ़र्क तो यहीं हमने आपसे पहले भी कहा था कि 2014 और 19 में जो पॉपुलैरिटी थी, वो पॉपुलैरिटी मोदी जी की कहीं न कहीं इस बार डाउन है। इसीलिए हो सकता है जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये 400 पार तो नहीं होगा। बहुमत भले ही ये सरकार बना लें, लेकिन उतनी सीटें नहीं आएँगी जितनी पहले आई हुई थी। तो कहीं न कहीं लगता है कि इस बार सीटें कम होने की वजह से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर थोड़ा-सा अफ़सोस हो। हो सकता है। और जैसे हम जैसा लोग कि बात की जाए, पाठा क्षेत्र आता है, मिर्ज़ापुर को पाठा क्षेत्र की उपाधि दी जाती है और है भी पाठा क्षेत्र। तो सबसे हुँ। बड़ी-बड़ी समस्याएँ क्या देखने को मिली जिसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो जैसे हम लोग के साइड में जहाँ चुनार विधानसभा है, वहाँ तो ठीक है पानी की व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही हम लोग मढ़ियान की तरफ बढ़ते हैं, हलिया की तरफ बढ़ते हैं, छानबे की तरफ आप बढ़ेंगे जो एक लहुरियादह गाँव है, वहाँ तो पानी की समस्या ऐसी थी कि अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक लोग पानी के लिए किल्लत मतलब पीने के पानी के लिए इतना किल्लत की किलोमीटर जो है कि लोग जाते थे पानी लेने के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्र है तो पानी की बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या पानी की यहाँ पर है। पानी की। रोज़गार की तो है ही, हाँ। रोज़गार के तो अवसर मिलेंगे, ना मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीवन के लिए ज़रूरी है पानी, वही नहीं मिलता है यहाँ पे। और वहीं पर प्रवीण जी, अगर बात की जाए तो मिर्ज़ापुर लोकसभा से जैसा कि आप ग्राउंड ज़ीरो कर रहे हैं, तो तमाम जी, जो नवयुवक हैं वो पलायन कर रहे हैं मिर्ज़ापुर छोड़कर, अलग-अलग जी, राज्यों में, अलग-अलग शहरों में जाकर जीविका जी। के संसाधन हेतु कमाई करने का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी युवा पलायन कर रहा है या फिर कभी इस पर भी सवाल उठते हैं कि भाई कुछ ऐसे रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए मिर्ज़ापुर के पाठा क्षेत्र में, जिससे कि युवा वर्ग पलायन ना करे? ऐसा कोई फैक्ट्री तो है नहीं यहाँ पे, चुनार में भी एक पहले सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई थी। बाद में मुलायम के ही शासन में उसको बेच दिया गया। पहले वो गवर्नमेंट का था, फिर बाद में जेपी ने उसको खरीदा, लेकिन उसने भी इसको ढंग से नहीं चला पाया। बहुत सारे हुँ, हम हुँ। लोग के तरफ के तमाम मज़दूर जाते थे वहाँ पर काम करने, लेकिन धीरे-धीरे उन वो भी जो है कि अब बंद के कगार पर है, अब तो लोग कहते हैं कि वो बंद भी हो गया है। हुँ, हुँ। तो वैसे कोई यहाँ पर कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं 10 सालों में, तो रोज़गार कहाँ मिलेंगे? तो बाहर ही लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये मान लिया जाए कि इस बार मिर्ज़ापुर लोकसभा का जो चुनावी समीकरण है वो त्रिकोणीय है। जी। जी। लेकिन दबे-ज़ुबान से लोग ये कह ही देते हैं कि मतलब जीतेंगी तो अनुप्रिया ही। अब लेकिन देखिए अब आगे भविष्य में होता क्या है वो तो देखना ही तो पड़ेगा। त्रिकोणीय माना जाए प्रवीण जी या फिर सीधा टक्कर है इंडिया वर्सेस एनडीए? उन्हीं से टक्कर माना जा सकता है। सबसे ज़्यादा टक्कर मतलब ये तो बीएसपी का तो जो कोर वोटर है वही जितना पाएँगे मतलब बीएसपी के जो वोटर है प्लस ब्राह्मण, इतना ही वोट हुँ। उनको मिलेगा। लेकिन जैसे इनके टक्कर की बात करें तो जो रमेश बिंद है वही टक्कर देंगे इनको। रमेश बिंद जी और अपना दल से प्रत्याशी अनुप्रिया जी। पटेल जी। जी, जी। टक्कर में यही दोनों लोग रहने वाले हैं, और इतने कुछ आप कड़वे बताना मुकाबले। चाहेंगे जो मैं शायद आपसे ना पूछ पाया हूँ, ग्राउंड में जाने के बाद आपको आभास हुआ हो कि यहाँ का माहौल ऐसा है या फिर जनता ये सवाल करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वहीं जैसे कि लोग ये अग्निवीर को लेकर के बड़ा गुस्से में हैं। अभी आज हम लोग ग्राउंड कर रहे थे तो अग्निवीर को लेकर भी उसमें जैसे हम लोग रैली में पहुँचे हुए थे तो रोड से लोग जो जो जा रहे थे उनसे हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे। जो रैली में जा रहे थे उनको तो इस अग्निवीर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जिनको इस अग्निवीर से दिक्कत है कि भाई अग्निवीर योजना कहीं न कहीं ऐसी योजना है जो कि आप देख पा रहे हैं कि 4 सालों में वो आपको घर भेज देंगे तो मतलब 22 साल में ही आप बेरोज़गार हो जाएँगे। तो इस योजना से बड़ा नाखुश हैं, जो युवा है वो बहुत नाखुश हैं। जिससे कि जो हुँ। जोश होता है कि वो शुरू से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, तभी से वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं में इसको लेकर के नाराज़गी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम जो है मिर्ज़ापुर लोकसभा को लेकर एक संवाद कर रहे थे जिसमें हमारे साथ जुड़े थे पीके न्यूज़ ऑफ़िशियल के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण सिंह पटेल जी, जिन्होंने
तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की हुई है जो है मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में। तो उनसे हमने जानने और समझने का प्रयास किया कि दरअसल मिर्जापुर लोकसभा का माहौल क्या है। आप लोगों ने बखूबी सुना। और प्रवीण जी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर आज की न्यूज बस यहीं तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।